हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 11th चैप्टर विपणन या मार्केटिंग, इसका हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्थान मिश्रण या प्लेस मिक्स। तो जब उत्पादक उत्पादन करता है तो उस उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने संबंधी निर्णय स्थान मिश्रण के अंतर्गत लिए जाते हैं। यानी उपभोक्ता तक वस्तुएं कैसी पहुंचाई जाए, इनके निर्णय स्थान मिश्रण के अंतर्गत लिए जाते हैं। उपभोक्ता उत्पाद को क्रय कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि उत्पाद उचित समय पर, उचित मात्रा में और निर्धारित स्थान पर उपलब्ध हो। इसके अभाव में विपणन की सभी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बनी हुई वस्तु को पहुंचाने संबंधित क्रियाकलाप स्थान मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। अब भौतिक वितरण। वैयक्तिक फर्मों के अंदर एक वितरण प्रणालियों के साथ साथ माल का वास्तविक उठाना और धरना तथा संचालन, ये भौतिक वितरण के अंतर्गत आता है। वास्तविक दिखने वाले माल को उठाना और धरना, यानी उत्पादक से लेना और उपभोक्ता के लिए जहां बेचना है वहां पर रखना, ये भौतिक वितरण कहलाता है। अब हम भौतिक वितरण का अर्थ देखें तो भौतिक वितरण में उत्पादन स्थल से विक्रय स्थल तक वस्तुओं का पहुंचाना, जिससे उपभोक्ता को आसानी से मिल जाए वस्तु। भौतिक वितरण मूल वितरण नीति का एक अंग है। इसके अंतर्गत वस्तु का परिवहन, स्टॉक मात्रा, भंडारण, आदेश प्रक्रिया, इसके संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि वस्तुओं की उत्पत्ति के बाद लेकिन उपभोग से पहले उसका वास्तविक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना व संग्रहण करना भौतिक वितरण के अंतर्गत आता है। अब हम आगे देखते हैं भौतिक वितरण की भूमिका। तो विपणन जगत में वस्तुओं के भौतिक वितरण की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रेता जब कभी वस्तु को चाहता है तो उसको तुरंत मिलनी चाहिए। यदि वस्तु क्रेता को तुरंत नहीं मिलती है तो इसका गलत प्रभाव उस कंपनी पर या उस निर्माता की ख्याति पर पड़ता है और लोग दूसरे कंपनी की वस्तुओं को खरीद लेते हैं। इसलिए भौतिक वितरण की भूमिका बहुत महत्व रखती है विपणन के क्षेत्र में। अब इस भूमिका को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला है उत्पादन एवं उपभोग में सामंजस्य। भौतिक वितरण के द्वारा उत्पादन और उपभोग में सामंजस्य स्थापित करके वस्तु की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है। जिस प्रकार की मांग है उसी प्रकार की पूर्ति होना आवश्यक है, तभी उपभोक्ताओं को आसानी से वस्तु मिल सकती है। तो भौतिक वितरण के माध्यम से उत्पादन और उपभोग में सामंजस्य बनाए रखा जाता है। फिर है मध्यस्थों की संख्या। वस्तु के उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक मध्यस्थों की संख्या निश्चित की जाती है ताकि उपभोक्ता को वस्तु अनवरत मिलती रहे। यदि ज्यादा दूर बनने वाली वस्तु है तो बीच में कई ऐसे मध्यस्थ होंगे जिनके माध्यम से वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचेगी। तो मध्यस्थों की संख्या वस्तु कहाँ बन रही है इस बात पर भी निर्भर करेगी। अगला है वस्तु नियोजन पर प्रभाव। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भौतिक वितरण नियोजन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर है स्कंध का आकार या स्टॉक का आकार। तो भौतिक वितरण की सुविधाओं के आधार पर स्कंध का आकार निश्चित किया जाता है। स्कंध का मतलब होता है स्टॉक। बनी हुई वस्तुओं का स्टॉक कितना रखना है, कैसा रखना है, ये इन वितरण के माध्यमों पर निर्भर करेगा। अगला है मूल्य स्थिरीकरण।
मूल्य स्थिरीकरण में भौतिक वितरण की सुविधाएं बहुत सहायता करती है। यानी भौतिक वितरण यानी यहाँ से वहां वस्तुओं को ले जाना, ये मूल्य को स्थिर रखता है। यदि वस्तुओं को अनवरत विक्रय की जाने वाली जगहों पर दिया जाता रहे तो वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है। लेकिन यदि वस्तु की मात्रा में कमी हो जाए या वस्तु की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो मूल्य पर उसका असर पड़ता है। इसलिए भौतिक वितरण मूल्य को स्थिर रखने में सहायता करता है। अगला है क्रय की मात्रा। भंडारण गृह की सुविधा की उपलब्धता के आधार पर क्रय की मात्रा निश्चित की जाती है। कितनी भंडारण की सुविधा है, इस हिसाब से क्रय की मात्रा तय की जाती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है भौतिक वितरण के तत्व या घटक। तो भौतिक वितरण के तत्व में सबसे पहला है आदेश का क्रियान्वयन। ग्राहक के माल के आदेश की पूर्ति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आदेश का क्रियान्वयन कहलाती है। यानी कितना माल बिक सकता है या बेचने वाले को कितने माल की आवश्यकता है, ये उसका जो आदेश होगा उस आदेश पर उसके माल को पहुंचाना, ये आदेश का क्रियान्वयन कहलाता है। आदेश की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। साथ ही माल आदेश के अनुरूप ही भेजना चाहिए। जिस प्रकार का आदेश है उस प्रकार का ही माल भेजा जाना चाहिए। आदेश की पूर्ति की तत्परता से ग्राहक सेवा का स्तर बना रहता है। फिर दूसरा है परिवहन। तो परिवहन के द्वारा वस्तु को उत्पादन स्थल से बिक्री स्थल पर पहुंचाया जाता है। परिवहन के द्वारा अगला है परिवहन। परिवहन के द्वारा वस्तु को उत्पादन स्थान से बिक्री स्थान तक पहुंचाया जाता है और परिवहन के द्वारा स्थान उपयोगिता का सृजन होता है। वस्तुओं की बिक्री स्थान पर पहुंचने से उसकी कीमत में वृद्धि होती है। वस्तु का परिवहन रेल, सड़क, वायुयान, जल परिवहन से किया जा सकता है। परिवहन के साधन का चयन व्यय, गति, सुरक्षा, क्षमता निर्धारित के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला तत्व है भंडारण। वस्तु के उत्पादन के समय बिक्री के समय में यदि अंतर हो तो उसके लिए आवश्यक होता है कि उस वस्तु का भंडारण किया जाए ताकि उचित समय पर वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार भंडारण से समय उपयोगिता का सृजन किया जाता है। यदि वस्तु बन के भंडार गृह में रखी होगी तो जिस समय उसकी अधिक आवश्यकता होगी उस समय उसकी अधिक मात्रा को बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा। तो इसलिए ये समय उपयोगिता का सृजन करता है। अगला है स्कंध की मात्रा। कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल की कितनी मात्रा स्कंध के रूप में रखी जाना चाहिए, इसका निर्धारण भौतिक वितरण में किया जाता है कि जिन उत्पादों की प्रति इकाई लागत अधिक होती है वहां पर यह निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है कि स्कंध की मात्रा न्यून रखी जाए कि अधिक रखी जाए। यानी यदि एक वस्तु बनाने के लिए बहुत ज्यादा लागत लग रही है तो उस वस्तु की कितनी मात्रा को स्टॉक में रखना चाहिए, ये एक सही प्रबंधक के द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मात्रा बन गई और वो बिक नहीं रही है, या ऐसा ना हो कि बाजार में मांग बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति ठीक से नहीं की जा रही है। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वितरण प्रणाली के माध्यम। वितरण माध्यम वे वितरण जाल हैं जिनके माध्यम से उत्पादक वस्तुओं को बाजार की ओर प्रवाहित करते हैं। यानी एक उत्पादक जब उत्पादन कर लेता है और जब वो बाजार की तरफ वस्तुओं को भेजता है तो उसके कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, ये वितरण प्रणाली के माध्यम कहलाते हैं। अर्थ है इनका, जिन माध्यमों से निर्मित माल अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है वह माध्यम वितरण प्रणाली के माध्यम या फिर वितरण वाहिकाएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं वितरण वाहिका की परिभाषा। तो वितरण वाहिकाओं से आशय उन आर्थिक संस्थाओं की रीतियों से है
जिसके द्वारा उत्पादक अपना माल प्रयोगकर्ता के हाथ में सौंपता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वितरण माध्यम या श्रृंखलाओं के प्रकार। तो वितरण माध्यम या श्रृंखलाओं के वस्तुओं के आधार पर दो प्रकार के हैं। श्रृंखलाएं दो आधार पर बनाई गई हैं। पहली है औद्योगिक वस्तुओं से संबंधित वितरण श्रृंखलाएं और दूसरा है उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित वितरण श्रृंखलाएं। तो अब हमारा औद्योगिक वस्तुओं से संबंधित वितरण श्रृंखलाओं के अंतर्गत हम पहला देखते हैं कि निर्माता द्वारा औद्योगिक प्रयोगकर्ताओं को जब प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं पहुंचाई जाती है, यानी इस कार्य को करने के लिए बीच में मध्यस्थों का सहारा नहीं लिया जाता है, तब आप देख रहे होंगे पहले नंबर पर निर्माता, फिर डायरेक्ट औद्योगिक प्रयोगकर्ता, यानी निर्माता के द्वारा वस्तु बनाई गई और सीधे औद्योगिक प्रयोगकर्ता को दे दी गई। यानी उद्योगों से संबंधित सामग्री जो उद्योजक हैं उनके द्वारा जब बनाए गए स्थान से डायरेक्ट खरीद ली जाती हैं, तो ये एक श्रृंखला, पहली श्रृंखला मानी जाती है, निर्माता से सीधे औद्योगिक प्रयोगकर्ता तक। फिर दूसरी श्रृंखला है निर्माता अपनी वस्तुओं को औद्योगिक प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए यदि थोक व्यापारी की सेवाएं प्राप्त करता है, तो क्या होगा, पहले निर्माता थोक व्यापारी को वस्तु देगा, फिर थोक व्यापारी औद्योगिक प्रयोगकर्ता को वस्तु देंगे। फिर तीसरी श्रृंखला है निर्माता औद्योगिक वस्तुओं को औद्योगिक प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए एजेंट की सहायता ले सकता है। तो यदि एजेंट की सहायता लेता है तो निर्माता, फिर एजेंट और फिर औद्योगिक प्रयोगकर्ता तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर का है यदि निर्माता औद्योगिक वस्तुओं को औद्योगिक प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए दो मध्यस्थों की सेवाओं का प्रयोग कर सकता है। ये मध्यस्थ थोक व्यापारी और एजेंट हो सकते हैं। तो चौथे नंबर पर देखिए, निर्माता थोक व्यापारी को देता है, थोक व्यापारी एजेंट को देता है और एजेंट औद्योगिक प्रयोगकर्ता को देता है। ये हो गई औद्योगिक वस्तुओं की वितरण माध्यम की श्रृंखलाएं। अगला देखते हैं उपभोक्ता वस्तु संबंधित वितरण श्रृंखलाएं, यानी जो सीधे उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग करते हैं। उसमें पहला है कि कोई भी निर्माता अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं को अपने उपभोक्ताओं या प्रयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा सकता है। तो हम पहले नंबर पर देखते हैं निर्माता और सीधे उपभोक्ता, यानी वस्तु बनी वहीं से उपभोक्ता ने ले ली, बीच में एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी कोई नहीं। फिर दूसरे नंबर पर है उत्पादक अपनी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए तीन प्रकार के माध्यमों की सहायता ले सकता है। ये मध्यस्थ हैं एजेंट, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। तो तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि उत्पादक ने सामान उत्पादित किया, फुटकर व्यापारी या एजेंट को दिया और फुटकर व्यापारी ने उपभोक्ता को दे दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।